लॉ क्या कहता है, फारेडेस लॉ कहता है कि जब भी चेंज होगा फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कंडक्टर देयर विल बी ईएमएफ। ओके, ये समझ में आ गया। अब जो ईएमएफ होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। मतलब अगर फ्लक्स जल्दी जल्दी बदल रहा है ज्यादा ईएमएफ होगा, धीरे धीरे बदल रहा है कम ईएमएफ होगा। इस चीज को फील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं पहले से भी बता चुका हूं कि जो फारेडेस लॉ है उसका लॉ का सिग्निफिकेंस, इसको लॉ का दायरे में क्यों रखा गया, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट दैट E इज इक्वल टू K d∅dt में जो है आपका K, इसका वैल्यू निकालने में, कहने के लिए कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, इसके लिए। नहीं तो बाकी सारा चीज आप समझ सकते हो, जैसे मैं समझूंगा और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। हम सेकेंड लॉ को समझने की कोशिश करें। हियर इज ए कंडक्टर, ये कंडक्टर अभी मूव करेगा। When I move this conductor, suppose I move the conductor in this direction. When I move the conductor, all positive and negative charges, free charges inside will try to move. All negative charges are also moving down, है ना, तो उनके ऊपर फोर्स पॉजिटिव होता तो इधर को होता, नेगेटिव होगा तो इधर को होगा। नेगेटिव चार्जेस will come in this direction, and all positive charges, see, positive charge is going down, magnetic field is inward, the force will be like this, positive charges will be coming to this direction. ये तो पार्ट से भी समझ में आ गया। अब चलो सोचते हैं, चलो ये कंडक्टर मूव कर रहा था, ये फ्लक्स चेंज किए जा रहा था और इसमें कुछ ईएमएफ हुआ है। अब क्या हुआ है, कुछ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं, अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं। अब अगला जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज को भी मैग्नेटिक फोर्स मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। चलो मानते हैं कि ये चार्ज कुछ Q है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब ये Q चार्ज नीचे जा रहा है क्योंकि कंडक्टर को हम ऐसे मूव करवा रहे हैं, कंडक्टर को ऐसे मूव करवा रहे हैं तो इसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा। अब ये जो चार्ज है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कुछ ऐसे आने वाला है। अब इस मैग्नेटिक फोर्स के चलते उधर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हुआ क्या, तब तक कुछ चार्ज ऑलरेडी एक्युमुलेट हो चुके हैं। These positive charges will repel this and these negative charges will attract this. That means because of this negative charge it is getting a force in the backward direction, because of this positive charge also getting a force in backward direction. as a whole हम कहेंगे इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स आने लगा है, you call it an electric force। वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, E into Q, है ना। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके लिए है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हुआ है। और आपको मालूम है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हुए हैं, जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हुए हैं, नेगेटिव चार्ज आए हुए हैं, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर गया है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर माइनस Q है तो यहाँ पर अभी प्लस Q है। हम बात कर रहे हैं कोई एडिशनल स्मॉल चार्ज Q का। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स उसको जाने नहीं दे रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर एक्युमुलेट होने के बाद ये चार्ज और जा नहीं पा रहा है, मतलब जो ईएमएफ बनना था बन चुका है, और ज्यादा ईएमएफ नहीं हो सकता। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, ईएमएफ को और बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या, ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड को और बढ़ाना है, मतलब और कुछ चार्जेस को भेजना है उधर, पॉजिटिव चार्ज को उधर भेजना है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज को कैसे भेजोगे, कौन लेगा उधर, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QVB। क्या B बदल सकते हैं, नहीं, Q नहीं, इसको भी मूव करना है तो Q फिक्स्ड है। तो अगर हम V को इंक्रीज करेंगे तो if I increase the value of V, तो magnetic force will be more charges will be pushed in the opposite direction and more EMF will be developed. इसका मतलब when you are moving it with a constant speed, you find certain amount of charges are accumulated at the two ends or accumulated at the two ends, and those charges produce an electric force on this additional charge. They do not allow this charge further to go to the ends. तो अब मैग्नेटिक फोर्स काउंटर बैलेंस हो गया, ये जा नहीं पा रहा था। हम अगर मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमें वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। वेलोसिटी को बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा तो और भी चार्ज चले जाएंगे। वेलोसिटी को बढ़ा दिए, क्या हुआ, मतलब ये धीरे धीरे जा रहा था, ये जल्दी जल्दी जाने लगा। So when you slowly move this one, there is some EMF. If you move it fast, there is some more EMF. When you are moving slowly, you are cutting the flux. अब अगर स्लोली यहां से यहां तक आएगा, जितना फ्लक्स कट करेगा
जल्दी से आएगा, उतना ही फ्लक्स कट करेगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विल बी different. When you are moving it faster, rate of change in flux is more. Moving it slower, rate of change in flux is less. इसीलिए लॉ में कहा गया कि अगर रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा तो ज्यादा ईएमएफ होगा। हाँ, ये समझ में आ रहा है। इट इज प्रैक्टिकली इरियलाइजेबल कि फारडे ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होने से ज्यादा ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको समझने के लिए हम देखेंगे when the conductor moves slowly, when the conductor moves slowly, a small EMF is induced. A small EMF is induced at steady state. At steady state, in steady state मतलब फाइनल, ठीक है, at equilibrium state. At steady state, an electric field is established in the conductor due to the induced charges. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज established due to the induced charges. ओके, ये जो इंड्यूस चार्जेस के चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर इंडक्शन होने नहीं दे रहा है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अलाउइंग टू फर्दर इंड्यूस एनी चार्ज, क्योंकि वो चार्ज को जाने नहीं दे रहा है। मैग्नेटिक फोर्स कोशिश कर रहा है कि उसको लेने के लिए और दोनों एंड में लेने के लिए, चार्जेस को सेपरेट करके ईएमएफ बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करने लगा। अच्छा, बीट नंबर 2, let E is electric field established. Electric field, let E is the electric field established in conductor. चलो ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में E है, तो आप क्या कहोगे? 8 for equilibrium of any charge Q inside the conductor, हम क्या कहेंगे? EQ must be equal to and opposite to QV क्रॉस B। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? ये QV क्रॉस B क्यों हुआ, समझ में आया? और इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स। तो इससे और भी एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर हमें पता चल गया कि EQ इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू the magnetic force QV क्रॉस B ऑपोजिट टू है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि ये जैसा फोर्स होगा ये उतने ही फोर्स होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इससे क्या पता चल गया? द इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड इज माइनस V क्रॉस B और E इज गिवन बाय B क्रॉस V, और E का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज PV sin theta. Theta is angle between B and V। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? क्या बोले हम? क्योंकि कंडक्टर का अंदर का चार्ज और मूव नहीं कर पा रहा है, कौन रोक रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कंक्लूजन मिला?
जब भी कोई कंडक्टर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ सर, आप तो पहले बताए थे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, वो भी सही था। दैट वाज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हेन charges are at rest, there is no electric field inside the conductor. When the charges are in motion, there will be electric field because moving charges produce time varying magnetic field. How come sir moving charges produce time varying magnetic field? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने से भी ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक चार्ज है, ये कांस्टेंट फील्ड वेलोसिटी में जा रहा है, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करो तो पहले ये क्या मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ पर, म्यू क्यू बी साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे जैसे ये चलने लगेगा, क्या आर एंड थीटा बोथ आर नॉट चेंजिंग, सो यू विल से द मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो टाइम मैग्नेटिक फील्ड बदलते जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाओगे आर का वैल्यू बदलते जाएगा, थीटा का वैल्यू बदलते जाएगा। So when a charge is moving with constant velocity also, it can produce a time varying magnetic field somewhere at a fixed point, not necessarily at every point, क्योंकि ये पॉइंट में अगर देखेंगे यहाँ पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर बात चल रहा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, where the charges are in motion producing magnetic field and that's why there is an electric field inside। तो जब भी कोई कंडक्टर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। कितना हुआ, बीवी साइन थीटा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो उसके चलते आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा। सपोजिंग आई से कि हियर इज ए कंडक्टर, से इसका लेंथ L है और यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है। तो आप देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स है उसका अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल यू सी एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड इन दिस डायरेक्शन। कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, dV by dx होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस अगर dV हुआ dx हुआ L तो आप कहोगे dV by L, और पोटेंशियल डिफरेंस by L होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां से निकल सकता है। पॉइंट नंबर 2, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड induced inside the conductor produces a potential difference, समझ में आ रहा है क्या? और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट, आप निकाल सकते हो e dx का इंटीग्रेशन। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आपके पास आता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आपके पास आता है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विल डिसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट स्टेडी स्टेट दैट विल डिसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, पूरा कहानी को एक बार फिर से बता देता हूँ, लिख चुके हैं तो अभी समझने के लिए आपको आसान होगा। क्या बात है? बात ये है कि आप कहोगे कि जब कोई कंडक्टर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर धीरे धीरे मूव कर रहा है, v इज लेस, तो क्या होगा, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है उनके ऊपर छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स आएगा। वो मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी वी साइन थीटा, है ना। अच्छा, और जैसे ये जाएगा इधर तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव एन इलेक्ट्रिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? सो व्हेन कंडक्टर मूव्स
उसके अंदर किसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर को होगा, ये तो हमें मालूम है, राइट हैंड फिस्ट रूल, राइट हैंड पाम रूल। Open your right hand palm, when the fingers indicate the direction of magnetic field, thumb indicates the direction of velocity of positive charge। जैसे इधर जा रहा था तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इसके अंदर होते हुए इधर जा रहा था, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे था, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, अगर ये धीरे धीरे मूव करेगा, मैग्नेटिक फोर्स विल बी more and more charges will be coming, धीरे धीरे मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी लेस एंड लेस चार्जेस विल बी appearing। इफ इट मूव्स फास्टर तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा और ज्यादा चार्ज को इधर उधर फेंकेगा, ज्यादा चार्ज होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारा सिलसिला हो कैसे रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आप कंडक्टर को मूव कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट डायनामिकल इंडस्ट्री में, कंडक्टर को मूव कर रहे हो, अगर आप इसको धीरे धीरे मूव कर रहे हो तो धीरे धीरे फ्लक्स कट कर रहा है, जल्दी जल्दी मूव कर रहे हो तो जल्दी जल्दी फ्लक्स कट कर रहा है। जितने जल्दी जल्दी फ्लक्स कट करेगा उतने ज्यादा होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स, जितने ज्यादा होगा मैग्नेटिक फोर्स उतने ज्यादा ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले आ गए। क्या क्या फॉर्मूला आ गया? पहला फॉर्मूला हुआ कि आप निकाल सकते हो दिस एज बी क्रॉस भी, है ना, और दूसरा फॉर्मूला हो गया, और अगर मैग्नीट्यूड कहेंगे इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस बी। दूसरा हो गया dv by dx, ऑफ कोर्स माइनस dv by dx होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, सो आई विल से dv by dx। समझ में आया? कोई कंडक्टर में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बना है dv, लेंथ इसका है dl, तो हम कहेंगे dv by dl इज द ईएमएफ। तो ईएमएफ निकालने के लिए सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूले मिल गए। ठीक है, अब क्या हुआ, सडनली वी नाउ गो फॉर स्टेटमेंट थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ। थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ क्या कहता है? जब तक ईएमएफ बदल रहा है तब तक ईएमएफ रहेगा, the EMF remains in the conductor till there is a change in flux linkage। अगर हम इसको रोक देंगे तो वेलोसिटी गायब हो गया, जैसे वेलोसिटी गायब हो गया मैग्नेटिक फोर्स गायब हो गया, बाकी रह गया कौन? ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। इमीडिएटली द चार्जेस विल मूव एंड न्यूट्रलाइज। समझ में आ रहा है क्या? सो बिकॉज दिस इज अ कंडक्टर, इंस्टेंटेनियसली दिस विल हैपन। The moment you stop the conductor, the magnetic force vanishes। Q V zero हो गया, magnetic force vanishes, electric force still prevails because electric force is not because of moving, it is because of already accumulated charges। Those charges will apply the force and neutralize the entire thing। So what will find? The EMF will remain in the conductor till there is a change in flux linkage। समझ में आया? तो पूरा अगर हम फारेडेस लॉ को स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट कहेंगे तो हम ये सारे पॉइंट्स कहेंगे। जब भी कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलता है उसमें ईएमएफ होता है ना, और अगर एसोसिएटेड फ्लक्स जल्दी जल्दी बदलता है तो ज्यादा ईएमएफ होता है, धीरे धीरे बदलता है तो कम ईएमएफ होता है। जो भी ईएमएफ होता है वो तब तक रहता है जब तक उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदल रहा है, और जो भी ईएमएफ होता है वो तब होता है जब कंडक्टर के पास कोई लेंथ है परपेंडिकुलर टू V एंड B। क्योंकि ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर। इसीलिए तो कंडक्टर के साथ होता है, इंसुलेटर के साथ नहीं होता है। समझ में आया क्या? और क्या हुआ? और ये हुआ कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड एज B क्रॉस B। B क्रॉस B, why I say at any point? क्योंकि अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं बताऊं कि ये कोई एक बार है, ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ये बार घूम रहा है, क्या बार का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है? नहीं है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। E डॉट dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम हियर टू हियर यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का आपको तरीका समझ में आ गया, ईडीएफ का इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जानने की तरीका, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ का वेलोसिटी। B क्रॉस B will give you the electric field, or you consider a small distance and see what is the potential difference over a distance ds, then the magnitude of electric field is dV by dx directed from higher to lower potential। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आया, ट्रू और फॉल्स पूछा गया, तो आप कहोगे इट डिपेंड्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 0 होता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये मूव करता है। समझ में आया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो फैराडेस लॉ को हम लोग अभी समझ गए और उसको अभी यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट अस डेवलप सम केसेस जो आपकी बोर्ड में आते हैं और बहुत इंपोर्टेंट भी है। चलिए कुछ केस लेते हैं। EMF induced in a conducting bar of length L moving with a velocity v in a direction perpendicular to the length in a transverse मैग्नेटिक फील्ड। कितना सादा सीधा स्टेटमेंट दिख रहा है नहीं? आप अगर इसमें एक भी कंडीशन छोड़ दोगे तो फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। सारे कोई को फॉर्मूला याद रहता है लेकिन कंडीशन से याद रखना मुश्किल हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैं समझाता हूं कि मैं क्या लिखना चाहता हूं। कोई एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर इसका लेंथ L है और ये मूव कर रहा है कैसे? इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। कहां पे मूव कर रहा है? इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जिस प्लेन में जा रहा है उसको परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। ये है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन और अलोंग द प्लेन। इट्स ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। यू मस्ट बी acquainted with this terms transverse magnetic field। मैं क्या निकालना चाहता हूँ? कितना EMF होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये सारा चीज मैं इसमें से निकालना चाहता हूँ। कौन सा होगा पोलैरिटी, कैसा होगा पोलैरिटी, ऐसा करके दिया। ओके, लेट अस फर्स्ट सी कि जब ये कंडक्टर ऐसे मूव करेगा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में, आई नो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बैटरी। क्या मुझे कोई बताएगा जब ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा था, मूव करते करते यहाँ तक आया था, कुछ लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट कर लिया था, इसमें कुछ EMF इंड्यूस हो गया था, वो EMF का ऊपर वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल था कि नेगेटिव टर्मिनल था? कैसे सोचेंगे? इसके अंदर कोई चार्ज ले लो और देखो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे आया? B ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो फोर्स ऐसे आएगा। सो दिस एंड मस्ट बी बिहेविंग एज ए पॉजिटिव एंड एंड दिस एंड एज ए नेगेटिव एंड। मतलब ये कंडक्टर जो मूव कर रहा है कैन बी ट्रीटेड एज ए बैटरी विथ पॉजिटिव टर्मिनल बीइंग शोइंग अपवर्ड, नेगेटिव टर्मिनल डाउनवर्ड। ये इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। और कंडक्टर का अगर अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस करके डाल देंगे। कितना है ये EMF, कितना है ये EMF? रिमेंबर मैं यहाँ पर इस चैप्टर में EMF को E से रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जिसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल E। Here E is not electronic charge, it is E is for EMF small e and capital E। Don't confuse, बाद में कहीं E देखे और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डाल दिए फंस जाओगे। ठीक है, मैं ये सिंबल्स अभी यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे पता करना है व्हाट इज EMF। EMF पता करने की तरीका क्या है? तरीका ये है कि हम जानते हैं EMF इज इक्वल टू d∅dt। कब? जब सारा का सारा पैरामीटर्स MKS सिस्टम में है। अगर हमें वेलोसिटी दिया गया है, v दिया गया है, लेंथ दिया गया है, पहले सारा चीज को MKS सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो v इज इन मीटर पर सेकेंड, b इज इन टेस्ला, l इज इन मीटर। सब कुछ होने के बाद ही हम E इज इक्वल टू d∅dt लिख सकते हैं। और l सेंटीमीटर में दिया होगा या फिर v किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, b कुछ गॉस में दिया होगा। यू कैन नॉट से E इज इक्वल टू d∅ dt, इट विल बी समथिंग डिफरेंट, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पॉइंट नंबर 1, जब ये कंडक्टर AB पोजीशन से A' B' पोजीशन में गया, when the conductor moves from AB position to
ए डैश बी डैश पोजीशन, तो मैं देखना चाहूंगा ये पोजीशन ए बी था, ये पोजीशन है ए डैश बी डैश। तो क्या किया, ये कंडक्टर जो है यहां से यहां तक जब गया तो क्या किया, पूरा इसके नीचे इसके अंदर जितने सारे फ्लक्स है सारे फ्लक्स को कट करता हुआ निकल गया, है कि नहीं। ये एरिया के अंदर से जितना फ्लक्स था सारे फ्लक्स को कट करता हुआ निकल गया। ये एरिया के अंदर से जितना सारा फ्लक्स था सारा फ्लक्स को कट करते हुए निकल गया। एंड दैट एरिया वाज अगेन नॉर्मल टू बी। तो हम क्या करेंगे, पहला लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, नॉर्मल एरिया स्वीप्ट बाय AB in delta t seconds और dt seconds। तो dt सेकेंड में कितना इज इक्वल टू एरिया ए बी बी डैश ए डैश। एरिया ए बी बी डैश ए डैश इज लुकिंग लाइक समथिंग लाइक क्या कहेंगे आप, कहोगे कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में तो एरिया कितना होगा, दिस लेंथ कितना है l, व्हाट इज दिस लेंथ, ये यहां से यहां तक गया है, कितना समय में गया है, डेल्टा t सेकंड में गया है, तो इट इज v dt l v dt। इज इट अंडरस्टूड। तो क्या देख रहे हैं हम, ये कंडक्टर यहां से यहां तक गया है डेल्टा t सेकंड में। अब चाहो तो डिटेल्स में लिख सकते हो, लेट अस अस्यूम दैट द कंडक्टर AB मूव्स फ्रॉम पोजीशन AB टू A dash B dash in dt seconds। हाँ, तो फिर व्हाट इज द एरिया स्वीप्ट, इट इज LV dt। नॉर्मल एरिया स्वीप्ट बाय AB in dt seconds is LV dt। हाँ ठीक। डिफाइन फ्लक्स कट। अच्छा, YI से नॉर्मल एरिया, YI से नॉर्मल एरिया, इसका अर्बन मार्क क्या हो सकता है, नॉर्मल एरिया मींस एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल एरिया का मतलब हुआ एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रहा है, तो कितना स्वीप किया है LVDT। तो व्हाट इज द फ्लक्स कट बाय AB, कितना फ्लक्स कट करेगा, फ्लक्स और एरिया और B में क्या रिलेशन है, इट इज B इनटू एरिया, B इज फ्लक्स बाय एरिया। तो ये हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसमें हम कहेंगे B into area LVDT। This is the flux cut। Now go for the third part। What is the EMF induced? It is equal to d phi by dt in SI unit system। ये याद रखना, SI unit system में ही d phi by dt होता है, और d phi कितना था, it was BLVDT by dt। So it is BLVDT by dt is coming out to be how much, it is BLV volt। EMF है volt, समझ में आया क्या। So when this conductor moves, the EMF induced is BLV volt। समझ में आया। अगर ये बात है तो हम कहेंगे कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालने की दो तरीके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज इक्वल टू, निकालने का दो तरीका है। एक तो हम कह सकते हैं dV by dx, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, ओके, E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू dV by dx कह सकते हैं। dV by dx कहेंगे तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, BLV, कितना लेंथ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ओवर ए लेंथ L। तो हम कहेंगे इट इज BLV by L, व्हिच इज दैट B into V। और आप कहोगे E का वैल्यू निकालने का दूसरा तरीका क्या था, B क्रॉस B। तो E का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट इज B V sin थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड V। यहां पर देखो तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन B एंड V। अगर ये बात है तो यहाँ पे थीटा कितना होगा हमारा केस में, इन आवर केस B और V के बीच में क्या एंगल है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम कहेंगे
दिस इज कमिंग आउट टू बी B इंटू V। क्या हर जगह B बराबर है ऑन दिस कंडक्टर? हर जगह B बराबर है। हाँ, क्या हर जगह V बराबर है? B भी बराबर है, V भी बराबर है। मतलब क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कहां? कंडक्टर के अंदर। आप निकालने के लिए dV/dx कर सकते हो और यू कैन गो फॉर B इंटू V। ये भी में कंफ्यूज मत करना, ये पोटेंशियल डिफरेंस था और ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी करेक्ट। क्या सबको समझ में आ रहा है? सो दे विल गिव यू ए केस, कोई स्ट्रेट बार लेंथ L का V वेलोसिटी में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये निकालो वो निकालो, जो भी निकालने के लिए बोलेंगे हम फटाफट निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? यूज करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, शायद आपको उसका यूज समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को देखो, मैं कर रहा हूं। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस R लगा है, यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस R लगा है और ये दो रेल है और सपोज यहाँ पर कोई एक डंडा है, कंडक्टिंग बार है जिसका लेंथ L है। अगर इसको हम V वेलोसिटी में खींचते हुए ले जाएंगे, इफ आई पुल इट विथ V वेलोसिटी, क्वेश्चन इन फिगर shown, if AB is pulled with constant velocity V, find bit number 1 current in R, ठीक है, और bit number 2 force required to continue the motion। थोड़ा ध्यान से देखो क्या दिया है। assume AB and rails to be of zero resistance। ये assume करना है कि ये जो रेल्स है और ये है, क्या बताओ, हमारा बार AB है, दोनों का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल है और जीरो रेजिस्टेंस। थोड़ा कोचिंग को ध्यान से देखो, ये कोई एक बार को क्या दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में AB को हम खींच रहे हैं। जब हम AB को खींच रहे हैं, पूछा है करंट क्या होगा। अच्छा ये बात है, तो सॉल्यूशन बनाते हैं। यू कैन लुक एट दिस फिगर। हमें क्या निकालना है? निकालना है करंट इन R एंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द मोशन। करंट इन R एंड फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द मोशन, ये हमें पता करना है। कर लेंगे हम। चलिए अगले पेज में चलते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। यस, नाउ लुक एट दिस केस। ये हो गई हमारा सिंपल केस जिसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन। When you are moving this conductor, इसमें कहां पर EMF इंड्यूस हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो। ये मैं प्रीवियस क्लास में बताया था और आपको भी याद रखना चाहिए। ये एक कंडक्टर है, जब ये मूव कर रहा है, आप जानते हो कि इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा ये बात है। तो
इसको हम कहेंगे कि ये एक बैटरी बनता है ऐसा, हाँ ये भी समझ में आता है, लेकिन ये सिंगल बैटरी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल ईएमएफ से है कि नहीं। आई कैन कंसीडर दिस एज, ध्यान से देखो, आई कैन कंसीडर दिस एज नंबर ऑफ स्मॉल बैटरीज कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। अच्छा ऐसा है, ये बार कुछ भी लेंथ का हो सकता है, मैं इतना दूर दिखाया और भी दूर दिखा सकता हूं, हो सकता है कि दिस इज द रेल एंड दिस इज द बार, बट दिस लेंथ इज गिवन L। कौन सा लेंथ दिया है? ये लेंथ L दिया है। अब देखो ये जो बार में अगर ऐसा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, मैं अगर रेल को ऐसे लिया हूं, क्या ये सारे बैटरी के लिए कुछ करंट इसमें सर्कुलेट करेगा? नहीं करेगा। जो करंट सर्कुलेट होगा वो बिकॉज ऑफ दिस लेंथ होगा, ऊपर का लेंथ कितने भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या आप रियलाइज कर पा रहे हो सिचुएशन को? आर यू एबल टू रियलाइज? यस। तो यहां पर भी ईएमएफ हो रहा है, लेकिन ये डंडा बाहर है, ओपन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बीच में जो बैटरीज है दे विल ओनली ड्राइव ए करंट। हाँ सर समझ में आ गया। इसका मतलब अभी करंट देखने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा, और कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कंसीडरेशन में लेंगे? कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? ये बी और ए के बीच में, और ये पॉइंट बी डैश और ए डैश के बीच में, बी डैश और ए डैश के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज व्हाट वी हैव टू कंसीडर। तो हम क्या लिखेंगे? पहला ईएमएफ अक्रॉस ए डैश बी डैश, क्या है ए डैश बी डैश? ए बी था, नीचे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये बी डैश है, ये ए डैश, अंदर वाला रेल पे जो है कितना होगा? फॉर्मूला तो मालूम है, बी एल भी। अभी थोड़ी देर पहले यही तो केस निकाले थे हम लोग। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड वाज कमिंग आउट टू बी बी एल भी, है ना, वही तो केस है। नाउ यू सी दिस बी एल भी। सो व्हाट इज काई? current in R is equal to, अब इसमें इसके क्रॉस में R रेजिस्टेंस लगा है, इट इज गुड एज इसके क्रॉस में लगा है, तो कितना हो जाएगा? EMF बाय R, सो इट इज BLV बाय R। यस, सो द करंट इन द वायर रेजिस्टेंस इज BLV बाय R। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है ना? फिर क्या पूछा है? देखो तो पूछा है, बताओ व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द मोशन। यहां पर दिया गया है कि इट इज बीइंग पुल्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन समथिंग इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी द एक्सीलरेशन इज जीरो, सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन इट? नेट फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो। लेकिन नेट फोर्स नहीं पूछा है, कितना फोर्स चाहिए मूव करवाने के लिए। अब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना है, नेट फोर्स जीरो होना है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये इधर जा रहा है, मतलब पक्का हम इधर को खींच रहे होंगे, और इस फोर्स के बारे में हमें जानकारी लेना है। और यहाँ पे जो करंट है देखो तो कैसा है कि ऊपर वाला एंड पॉजिटिव, नीचे वाला एंड नेगेटिव है। क्या आप देख पा रहे हो इसमें करंट कैसे होगा? ये ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है और इसमें ऐसे जा रहा है। आर यू गेटिंग? द करंट इन दिस वायर इज फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो ऐसा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में भी तो फोर्स पाएगा। कैसा फोर्स पाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, करंट इज अपवर्ड, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर इज गोइंग टू बी समव्हाट इन दिस डायरेक्शन, यू कॉल इट ए मैग्नेटिक फोर्स। अब नेट फोर्स जीरो होगा तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा, मतलब हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना मैग्नेटिक फोर्स है। समझ में आ रहा है क्या? Is it understood? Yes, sir. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमें पता चल गया कि इसका पोलैरिटी ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। अगर पोलैरिटी ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो दिस बैटरी विल ड्राइव ए करंट लाइक दिस, दिस विल ड्राइव ए करंट लाइक दिस। मतलब कंडक्टर में करंट अपवर्ड हुआ। कंडक्टर में अगर करंट अपवर्ड हुआ तो ऐसा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स पाएगा। करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स ऐसे हो रहा है। और हमें चाहिए कि ये कंडक्टर कांस्टेंट वेलोसिटी में जाए। कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने के लिए एक्सीलरेशन जीरो होना पड़ेगा। एक्सीलरेशन जीरो होने के लिए नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। मतलब जितना मैग्नेटिक फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम लगाएंगे तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना मैग्नेटिक फोर्स है। आर यू गेटिंग? तो क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में? लिखेंगे फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन नेट फोर्स must be 0. The external force required must be equal to the magnetic force. और मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? आप जानते हो कि बी आई एल साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड आई एल। और आई एल तो ऐसा है, बी अंदर की तरफ है, ये क्वांटिटी हो गया 1। थीटा 90 डिग्री है। अरे बी अंदर की तरफ है, आई एल ऐसा है, तो बीच में एंगल 90 डिग्री है, साइन 91 होता है। और आई का वैल्यू तो हमें मालूम है, निकाले थे। यस, बी एल वी आर डालो, इट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। सो व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड? द फोर्स रिक्वायर्ड इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया आपको? समझ में आया? दिस इज व्हाट इज द थिंग। बाद में पढ़ेंगे दिस इज द ब्रेकिंग मैकेनिज्म इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, ट्रेन्स में। अब वो ड्राइवर जो ट्रेन में बैठा है ना, वो स्टीयरिंग लेके नहीं चलाता है गाड़ी, उसका काम है सिंपली क्या करना है? टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इंजन में ड्राइवर का काम है सिंपली रेजिस्टेंस चेंज करना है, कि गोज ऑन चेंजिंग द रेजिस्टेंस। मान लो कि गाड़ी चल रहा है, ब्रेक लगाना है, वो रेजिस्टेंस को क्या कर देगा? लो कर देगा। लो कर देगा तो करंट विल बी हाई, ब्रेकिंग फोर्स विल बी हाई, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स नहीं है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ट्रेन में दो किस्म की ब्रेकिंग यूज होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एक मैकेनिकल। देखोगे जब गाड़ी ज्यादा स्पीड में जा रहा है तो पहले स्लो हो जाएगा, फिर जब एब्सोल्युटली रुकने की समय आएगा तो कोई का आवाज आएगा, तब ब्रेक शू मैकेनिकली व्हील्स को पकड़ते हैं। पहले स्लो डाउन हो जाता है, पूरा रुकने के बाद आवाज आता है, क्योंकि पूरा स्लो हो जाने के बाद ब्रेक शू मैकेनिकली व्हील के ऊपर जबरदस्त बैठ जाते हैं। समझ में आ रहा? अगर पहले ही ब्रेक शू लगा देंगे तो आग निकल जाएगा, इतना जोर से मूव कर रहा है। तो इसको पूरा इलेक्ट्रिकली स्लो डाउन कर देते हैं। इलेक्ट्रिकली लेकिन रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? when velocity becomes very small, the EMF becomes so small that the current becomes very small and it keeps on moving, और मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। तो अगर हम मैकेनिकल ब्रेकिंग नहीं लगाएंगे तो ट्रेन अल्टीमेटली बहुत धीरे 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 चलते रहेगा, इट विल नेवर स्टॉप। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत स्लो हो जाने के बाद ही उसके ऊपर मैकेनिकल ब्रेकिंग लगाते हैं। खैर आप लोग अगर रेलवे में पढ़ोगे, ऊपर जाओगे तो अलग बात है, अभी थोड़ा थोड़ा जान लो हमसे। तो ये एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, कितना होना चाहिए? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हम लोग डिटेल्स में ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्या ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किसी को दोबारा चाहिए? समझ में आ गया क्या? यस यस यस। चलिए अब हम पहला केस देख लिए थे। क्या देख लिए थे? कि EMF induced in a conducting bar of length L moving with a velocity v in a direction perpendicular to length in a transverse magnetic field। ठीक है, in a transverse uniform magnetic field। मैं बेहतर फील करूंगा लिखने के लिए कि transverse uniform magnetic field। और नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, जिस मोमेंट में पूछेगा उसी मोमेंट में निकाल देंगे। ठीक। अच्छा, अब मैं केस बदलना चाहता हूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स नहीं है, इट इज मेकिंग सम एंगल विथ v, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो ये था केस 1, हम लोग देख लिए हैं केस 1। अब हम लोग केस 2 की बात करेंगे, जिसके लिए केस 1 को कंट्रोल C कंट्रोल V करना है। इसको लेके जाते हैं और फिर आगे लेके केस बदलते हैं। ठीक, ये हम लोग देख चुके हैं। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट केस 2। ये हम बात कर रहे हैं अभी केस 2 का। EMF induced in a conducting bar of length L moving with a velocity v in a direction perpendicular to the length in a magnetic field। थोड़ा बदल देते हैं वैल्यूज को। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, such that angle between
बी एंड वी इज थीटा। ठीक है, बी और वी के बीच में एंगल थीटा है। पहला केस में थीटा क्या था 90 डिग्री, मतलब इस केस में जो आंसर निकलेगा उसमें थीटा इक्वल 90 डिग्री डालेंगे तो प्रीवियस केस आना हमारा चाहिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ। चलिए ऐसे मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बाहर की तरफ है। यहाँ पर कोई एक बार है जो बार भी वेलोसिटी में मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। लेंथ जो है उसको परपेंडिकुलर होकर जा रहा है। लेंथ को परपेंडिकुलर होकर किधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है ना। सपोज यहाँ पे देखो आपका जो B है, B कैसा है? आउटवर्ड। और ये जो कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर कुछ A से मूव कर रहा है। A से मूव कर रहा है मतलब वेलोसिटी ऐसा है। आर यू एबल टू सी? वेलोसिटी ऐसा है। अगर वेलोसिटी ऐसा है तो V और B के बीच में क्या एंगल हुआ? थीटा। एंगल दिया है थीटा। समझ में आ रहा है? अगेन रिपीटिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। देखो मैं आउटवर्ड लिया हूं सो दैट आई कैन विजुअलाइज। और यहाँ पर ये हो गया कंडक्टर। ये पहला केस में कैसे मूव कर रहा था? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी कुछ हो ऐसे मूव कर रहा है। ऐसे मूव कर रहा है मतलब मैग्नेटिक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी और B के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, नाउ ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी और B के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, लिखते हैं पॉइंट नंबर 1। in dt seconds area swept by AB is equal to dt सेकेंड में कितना दूर जाएगा? vdt। लेंथ कितना है? l। एक रेक्टेंगल कुछ ऐसा शेप का आएगा। Are you getting? It is LVDT। ये एरिया हो गया LVDT। समझने की कोशिश करो, थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए, हर चीज दिखाना मुश्किल होगा। एनीवे मैं कोशिश करता हूं दिखाने के लिए। सपोज हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था। ठीक है, और क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड कैसे था? इस डायरेक्शन में था, आउटवर्ड्स। और कंडक्टर कैसे मूव कर गया? कंडक्टर मूव कर गया इस डायरेक्शन में। कंडक्टर मूव्स इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, है ना। और ये एंगल हो गया थीटा जो हमें दिया गया है। एंगल बिटवीन V एंड B इज थीटा, क्योंकि B ऐसा है, V ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब ये एरिया कितना हो गया? कौन सा एरिया? ये वाला एरिया कितना है? LVDT। ये एरिया का दो कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट LVDT cos थीटा, ये कंपोनेंट LVDT sin थीटा। आर यू गेटिंग? एक कंपोनेंट हो गया क्योंकि ये एरिया और ये B के बीच में एंगल थीटा है। This area has got a component LVDT cos theta and a perpendicular component LVDT sin theta। ये आपको समझ में आना जरूरी है, नहीं तो रट्टा मार लो, एग्जाम में लिख देना we know that, टीचर सोचेंगे आपको मालूम है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे नॉर्मल एरिया स्वेप्ट और एरिया नॉर्मल टू B is equal to LVDT sin theta। डिफाइन फ्लक्स कट। फ्लक्स कट कैसे निकालते हैं? B इंटू नॉर्मल एरिया। नॉर्मल एरिया को कैसे निकालेंगे? LVDT sin थीटा है, सो इट इज B LVDT sin थीटा। थोड़ा इन लोगों को दूर भगाते हैं, पास पास बैठ के तकलीफ कर रहे हैं। यस, B LVDT sin थीटा। तो फिर EMF क्या होगा भैया? EMF is d phi by dt and what is that? BLV sin theta। Yes, the EMF induced is BLV sin theta। क्या सबको समझ में आया? अगर हम प्रीवियस केस को इसमें से देखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? थीटा की जगह 90 डिग्री डाल देंगे, EMF होगा BLV, है नहीं? और अगर हमें पूछा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, आपको हो गया इट इज B क्रॉस V, और यहाँ पर B और V के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है। अगर B और V के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है तो E का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट इज BV sin थीटा। ठीक है, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या ये यूनिफॉर्म होगा?
सर कैसे बता सकते हैं? उसको मालूम होगा जो मूव कर रहा है। अरे इसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है क्या? हाँ। हर एक पॉइंट में b बराबर है क्या? b बराबर है, v बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो व्हाट यू फाइंड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज bv sin थीटा एंड इट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन जनरल आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये सब केसेस में आंसर याद रखना बहुत आसान है, कंडीशन याद रखना है। कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज मूविंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना? परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो होगा BLV। एंड व्हेन द एंगल बिटवीन B एंड V इज थीटा, द एंगल विल बी the EMF will be BLV sin थीटा। अभी हम लोग देखें। चलिए बहुत ही पॉपुलर केस देता हूं, अगला केस में मैं इसको I'll go for the next page। ये बहुत ही पॉपुलर केस है, इवन जेई में मेरा खाली इसका फॉर्मूला पूछ दिया था और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला पूछ दिया था और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सपोज ये कोई कंडक्टर है लेंथ L का, सपोज ये कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, सपोज यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इसमें एक EMF इंड्यूस होगा। व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड? समझ में आया? अब हम देख रहे हैं केस 3। तीनों में से केस 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे? ए कंडक्टिंग बार ऑफ लेंथ L is rotating about one end in an axial magnetic field, axial uniform magnetic field। टर्म्स के साथ अकॉर्डेंसी रहना चाहिए आपको। मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है? एक्सियल मतलब जब ये ऐसे घूम रहा है उसका एक्सिस ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस, इसको कहेंगे हम एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड में कोई घूम रहा है, हमें पता करना है व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ये सारा चीज हमें पता करना है, ठीक है? सॉल्यूशन बनाते हैं। ये घूम रहा है, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट इन ए कंप्लीट टाइम? क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। एरिया स्वेप्ट इन dt सेकेंड्स, dt सेकेंड में कितना एरिया जाएगा? दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये कंडक्टर ऐसे था, ये dt सेकेंड में कुछ घूम के ऐसे आ गया होगा, ऐसे आ गया होगा, है ना? dt सेकेंड में ये घूम के कुछ ऐसे आ गया होगा, इस पोजीशन पे आ गया होगा, ठीक है? अब ये कितना एंगल घूम गया होगा? कितना एंगल घूम गया होगा? ओमेगा इंटू dt। ये कितना एंगल घूम गया होगा? ओमेगा इंटू dt। अगर ओमेगा है रेडियन पे तो ये एंगल हो गया ओमेगा dt ऑल्सो रेडियन पे हो गया, सम रेडियंस। अच्छा, तो फिर ये एरिया कितना होगा? dt सेकंड में मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट गया होगा। यू कैन अस्यूम दिस टू बी ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। अगर इसको आप छोटा सा स्ट्रेट लाइन ले लेते हो और बताओ ये ऐसे सोचो कि ये कितना एरिया होगा। अगर हम सोचेंगे ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना होगा? कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं? जो एरिया ये स्वीप किया, मतलब ये एरिया को हमें पता करना है, ठीक है? जब 2 पाई रेडियन होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 1 रेडियन पे यूनिट कितना होता है? अरे जब सेंटर पे 2 पाई एंगल होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब 1 रेडियन होगा, है ना, तो एंगल पे कितना होगा? आर स्क्वायर बाई 2 एरिया विल बी आर स्क्वायर बाई 2। ये कितना है? ओमेगा dt, तो कितना हो जाएगा? हाफ ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और 2 तो आ गया इंटू dt, ठीक है? समझने में तकलीफ हो रहा है तो कुछ दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, समझने में तकलीफ होगा तो दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ऐसे
नहीं आ रहा है तो आई हेल्प यू अदरवाइज। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि सब लोग शांत शांत सुन रहे हैं, मतलब कुछ डिफिकल्टी आ रहा है, मैं एक थोड़ा सा दूसरे तरीके से करता हूँ, शायद आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा। मजा आना जरूरी है हर चीज में। चलो देखते हैं। तो इसको ऐसे करते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। अरे भैया मिट जाओ। हम ऐसे करेंगे इसको सॉल्व। कैसे? टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन कितना है? अगर ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई ओमेगा है। एरिया स्वेप्ट, अब देखो शायद ये आसान हो जाएगा। इन वन रिवॉल्यूशन कितना, एक बार घूम लेगा, कितना एरिया स्वीप करेगा? अरे ये शक्ति के अंदर से जाता हुआ सारा एरिया को, मतलब पाई एल स्क्वायर। फ्लक्स कॉट इन वन रिवॉल्यूशन डेल्टा फाइव फ्लक्स कॉट इन वन रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? इस एरिया के अंदर से जितना फ्लक्स जा रहा है, ये एरिया के अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है, बी इंटू एरिया, क्योंकि बी ऐसा है और एरिया नॉर्मल टू दी मैग्नेटिक फील्ड है। सो पाई डी एल स्क्वायर कितना फ्लक्स कट कर रहा है, तो ईएमएफ कितना होगा? इतना सारा फ्लक्स कट किया है वो कौन सा टाइम में? टी सेकेंड में। नहीं तो कितना हो जाएगा? बी पाई बी एल स्क्वायर बाई टी, जबकि टी का वैल्यू क्या है? 2 पाई बाई ओमेगा। टी का वैल्यू डालो 2 पाई बाई ओमेगा, तो हो गया क्या? हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। क्या चीजें आपको समझ में आ रहा है? जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा? हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। जेईई मेन में सीधा फॉर्मूला पूछ दिया था कि कंडक्टिंग बार ऐसे घूम रहा है, बताओ ईएमएफ क्या होगा। मतलब यू नो और नो नॉट नो द फॉर्मूला, न्यूमेरिकल नहीं, सीधा फॉर्मूला बी एल स्क्वायर ओमेगा। काफी दिन पहले की बात है। सो ये हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा हो गया। अच्छा बी एल स्क्वायर ओमेगा हो गया, तो हमें पता ये करना है कि अब ये जो बन गया इसमें ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा दोनों एंड में? ये दोनों एंड में। अच्छा सोच के थोड़ा बताओ तो ये पर्टिकुलर केस में बाहर वाला एंड हायर पोटेंशियल में होगा कि अंदर वाला एंड हायर पोटेंशियल में होगा? ठीक है, ये बाहर ये एंड में घूम रहा है, तो सोचो तो यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज लेके सोचिए, पॉजिटिव चार्ज लेके सोचे तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे भाग रहा है, फील्ड अंदर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, फोर्स तो पुशिंग फोर्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है। हाँ तो B इज एट हायर पोटेंशियल, A इज एट लोअर पोटेंशियल। अगर B का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तब भी पोटेंशियल का पोलैरिटी बदल जाएगा। अगर B वही रहेगा, कंडक्टर को घुमाना उल्टा कर देंगे तभी बदल जाएगा। कोई एक चीज बदलो तो पोलैरिटी बदल जाएगा। तो ये हमें समझ में आया। अच्छा ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर से कुछ x डिस्टेंस में ये बार घूम रहा है, यहां से x डिस्टेंस में तो जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी कितना है? ओमेगा इंटू एक्स है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। अच्छा तो ईएमएफ कितना होगा? मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है इट इज B क्रॉस V का मैग्नीट्यूड। B कैसा है? B अंदर की तरफ है। V कैसा है? V ऐसा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90 डिग्री। अच्छा तो ये हो जाएगा B ओमेगा x sin 90 दैट इज B ओमेगा x। तो व्हाट यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज B ओमेगा x, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स आर डिफरेंट। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? Non-uniform electric field is produced inside the conductor. Thus, non-uniform electric field is produced inside the conductor. अच्छा E कहां पे मैक्सिमम है? एट द फ्री एंड। मिनिमम इज दिस एंड।
At the center, what is the electric field? 0, because x is 0. E is maximum at 3 end. क्यों भाई? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में दिख रहा है। अरे फॉर्मूला मारो गोली, E होता है B क्रॉस B। ये पॉइंट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा नहीं है क्या? जहाँ का वेलोसिटी सबसे ज्यादा EMF वहीं पे होगा, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पे होगा। सो E is maximum at the 3 end। ये सारा जो है ना ऑब्जेक्टिव MCQs है। और आप क्या देख रहे हो? E लिनियरली वेरी कर रहा है। अगर कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज E0, मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E0/2, लिनियरली वेरी कर रहा है। कुछ भी बता देंगे। कोई कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा था, 3 एंड के पास दिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मिड पॉइंट में कितना है? आप जानते हो कि लिनियरली वेरी कर रहा है। यहाँ पे E हुआ तो यहाँ पर E का आधा होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि लिनियरली वेरी कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी फ्रॉम एनी एंड, फ्रॉम एनी कॉर्नर कुछ भी आ सकता है। तो 3 केस हम लोग देख लिए। अब इसके ऊपर हमें और कुछ क्वेश्चंस भी करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट इसलिए बोलता हूँ सारा चीज़ों को कि मैं बहुत सारा चीज़ कवर कर पाऊँ। ये ऑनलाइन क्लासेस में इतना सारा चीज़ ना कोई कवर करना चाहता है, ना स्टूडेंट चाहता है, ना टीचर चाहता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नॉलेज जाए तो प्योर जाए, थोड़ा उसको समझ लो। और क्योंकि EMI जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के इसके ऊपर आप कुछ प्रैक्टिकल्स बना सकते हो, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, कुछ नए डिस्कवरीज कर सकते हो। ठीक है, ये सारा चीज़ आप बना सकते हो अगर आपको रीजन मालूम होगा क्यों होता है, कैसे होता है तो। ठीक है, और अगर कोई आपको पूछेगा बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कितना सिंपल है, B अंदर की तरफ है, V ऐसा है। अब B क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना आपको आता है, यू कैन फाइंड आउट। और वैसे भी आप देख लिए थे कि इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इधर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना कोई मुश्किल नहीं है। B क्रॉस B करके निकालो और हायर टू लोअर पोटेंशियल, यू सी हाउ द EMF इज इंड्यूस्ड। ठीक है, दिमाग पर जोर लगाइए, आपकी दिमाग साथ देगा तो फिर आपका कोई साथ छोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेट अस मीट अगेन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।